नमस्ते मेरे दोस्त, और फिर से स्वागत है जी फिजिक्स में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 7 और आज हम सीधी रेखा वाली मोशन को पीछे छोड़कर स्पिन की दुनिया में कदम रखते हैं। हर वह चीज जो घूमती है, एक पहिया, एक दरवाजा, एक ग्रह, एक रोलिंग बॉल, यही दो आइडियाज मानती है। टॉर्क जो मोड़ता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उस मोड़ का विरोध करता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड ने बताया था कि एक ब्लॉक कैसे फिसलता है। आज टाउ इक्वल्स आई अल्फा बताता है कि एक बॉडी कैसे घूमती है। सेरा ने एक बार स्लोप पर लुढ़कती हुई बॉल को ठीक वैसे ही ट्रीट किया जैसे फिसलता हुआ ब्लॉक, और पूरा सवाल गवा दिया क्योंकि एक रोलिंग बॉडी एक साथ दो तरह की मोशन लेकर चलती है, आगे बढ़ना और अपने ही सेंटर के इर्द गिर्द घूमना। आज हम दोनों को साथ में सुलझाएंगे, एक आइडिया एट अ टाइम। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम के रोटेशनल ट्विन्स। दूसरा, इंटीग्रेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थिन रॉड, डिस्क और पैरेलल तथा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स जो हमें एक्सिस बदलने देते हैं। तीसरा, रोटेशनल किनेमैटिक्स और डायनामिक्स, टाउ इक्वल्स आई अल्फा, न्यूटन के सेकेंड लॉ का रोटेशनल रूप। चौथा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, कैसे किनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन और रोटेशन के हिस्सों में बन जाती है। और पांचवा, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, यह ठीक कब लागू होता है और कैसे एक घूमता हुआ स्केटर अपने हाथ भीतर खींचकर तेज हो जाता है। तैयार है? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए उन 4 आइडिया से मिलते हैं जो इस पूरी क्लास में चलते रहेंगे। टॉर्क है R क्रॉस F, किसी एक्सिस से कुछ दूरी पर लगाई गई फोर्स, और यह टॉर्क है, सिर्फ फोर्स नहीं जो किसी बॉडी को घुमाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंटीग्रल ऑफ R² dm, मास का हर छोटा टुकड़ा एक्सिस से अपनी दूरी के स्क्वायर से वेटेड। यही वह इंटीग्रल है जो G को पसंद है और नीट अक्सर छोड़ देता है। एंगुलर मोमेंटम है I ओमेगा, किसी एक्सिस के इर्द गिर्द मोशन में मास, ऑर्डिनरी मोमेंटम का रोटेशनल ट्विन। और रोलिंग किनेटिक एनर्जी है 1/2 mv स्क्वायर्ड प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर्ड। एक रोलिंग बॉडी कभी सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करती और कभी सिर्फ स्पिन नहीं करती, वह हमेशा दोनों साथ में करती है। डेविड पहले इन दो एनर्जीज को अंदाजे से जोड़ता था। जब उसे पता चला कि इन्हें सीधे टर्म बाय टर्म जोड़ना है, उसने फिर कभी अंदाजा नहीं लगाया। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए क्योंकि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे से ही निकलते हैं। बीच में बैठा है टॉर्क, टॉर्क बराबर R क्रॉस F या RF साइन थीटा, किसी रेडियस पर लगी फोर्स एक्सिस के इर्द गिर्द मुड़ती हुई। यहीं से स्पिन शुरू होता है। टॉर्क यह भी बराबर है I अल्फा, मास की डिस्ट्रीब्यूशन गुना एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक F इक्वल्स m का रोटेशनल ट्विन। अब एंगुलर मोमेंटम L बराबर I ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुना एंगुलर वेलोसिटी, ऑर्डिनरी मोमेंटम mv का रोटेशनल ट्विन। और यहाँ है सबसे गहरा लिंक। टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के बदलाव की रेट है टाउ इक्वल्स dl बाई dt। यही एक लाइन है जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जिस पल टॉर्क गायब हो जाता है। लिसा पहले सोचती थी कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दो अलग टॉपिक्स हैं, जब तक उसने नहीं देखा कि एक बस दूसरे का टाइम डेरिवेटिव है। अब हम इन आइडियाज को वास्तव में कैलकुलेट और कनेक्ट कैसे करते हैं। पहला, रोटेशन किनेमैटिक्स लीनियर मोशन को इक्वेशन फॉर इक्वेशन कॉपी करती है। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर्ड, और ओमेगा स्क्वायर्ड बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर्ड प्लस 2 अल्फा थीटा। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जगह एंगल, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन रख दीजिए। दूसरा, टाउ इक्वल्स आई अल्फा रोटेशन के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ है, जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल निभाता है जो पहले मास निभाता था। तीसरा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I बराबर I सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द प्लस md स्क्वायर्ड, जब भी आप एक्सिस को d दूरी पर मूल एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करते हैं। और चौथा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
आई जी एक्सिस के इर्द गिर्द बराबर आई एक्स के इर्द गिर्द प्लस आई वाई के इर्द गिर्द, पर यह सिर्फ एक फ्लैट प्लानर बॉडी के लिए चलता है जहां एक्स और वाई प्लेन में हो और जी उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर हो। नॉन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक सॉलिड स्फीयर पर लगाता रहा और वह वहां बिल्कुल लागू नहीं होता। यह सिर्फ फ्लैट लैमिनास के लिए है। अब एक पूरा जी न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे मंक के तरीके से एक सॉलिड स्फीयर रेडियस आर बिना फिसले 30 डिग्रीज के इंक्लाइन पर लुढ़कता है। जी बराबर 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। इसका इंक्लाइन के साथ नीचे की तरफ लिनियर एक्सेलरेशन निकालिए। स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए। एक सॉलिड स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इंक्लाइन एंगल 30 डिग्रीज, जी बराबर 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड और अपने ही सेंटर के इर्द गिर्द इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम स्क्वायर्ड। स्टेप 2 इंक्लाइन पर एक रोलिंग बॉडी का फॉर्मूला एक्सेलरेशन बराबर जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर्ड। डिनोमिनेटर में यह एक्स्ट्रा टर्म उस कीमत है जो स्पिन करने के लिए चुकानी पड़ती है। स्टेप 3 आई ओवर एम आर स्क्वायर्ड वाला टर्म 2/5 एम आर स्क्वायर्ड ओवर एम आर स्क्वायर्ड सीधे 2/5 है यानी 0.4। स्टेप 4 डिनोमिनेटर 1 प्लस 0.4 बराबर 1.4 यानी 7/5। ध्यान दीजिए यही डिनोमिनेटर है जिसकी वजह से एक स्पीड कभी उतनी तेजी से एक्सेलरेट नहीं करता जितना वह बिना घूमे सिर्फ फिसल कर करता। स्टेप 5 इन्हें जोड़िए। जी साइन थीटा है 10 टाइम्स 0.5 यानी 5 डिवाइडेड बाय 1.4 बराबर 25/7 लगभग 3.57 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यही आपका जवाब है और यही 4 कदम फॉर्मूला आई ओवर एम आर स्क्वायर्ड वाला टर्म डिनोमिनेटर फिर डिवाइड हर रोलिंग इंक्लाइन न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं जो जी पूछ सकता है। अब शेप्स खुद, क्योंकि जी को पूछना पसंद है कि किस बॉडी का कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और यह डाउनहिल रेस कैसे तय करता है। पहला थिन रॉड अपने सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के इर्द गिर्द आई है 112 ml स्क्वायर्ड। अपने एंड से गुजरने वाले एक्सिस के इर्द गिर्द आई है 1/3 ml स्क्वायर्ड, 4 गुना बड़ा क्योंकि अब ज्यादा मैस एक्सिस से दूर बैठा है। दूसरा गोल शेप्स एक डिस्क या सॉलिड सिलेंडर अपने सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द 1/2 m स्क्वायर्ड रखता है। एक सॉलिड स्फीयर अपने डायमीटर के इर्द गिर्द 2/5 m स्क्वायर्ड रखता है। छोटा क्योंकि स्फीयर अपना मास सेंटर के करीब पैक करता है। एक रिंग अपने सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द पूरा mr स्क्वायर्ड रखता है, हर बिट मास रिम पर बैठा हुआ। तीसरा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दोनों मोशंस को एक इक्वेशन से जोड़ता है, v बराबर ओमेगा आर और इसलिए a बराबर अल्फा आर भी। और चौथा किनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन के लिए 1/2 mv स्क्वायर्ड प्लस रोटेशन के लिए 1/2 i ओमेगा स्क्वायर्ड में बन जाती है। और किसी बॉडी का i ओवर m r स्क्वायर्ड रेशियो जितना छोटा वह डाउनहिल रेस उतनी तेजी से जीतता है। यही वजह है कि साथ छोड़े जाने पर एक सॉलिड स्फीयर हमेशा डिस्क को हराता है और डिस्क हमेशा रिंग को। जॉन ने एक बार लैब रेस में रिंग पर दाव लगाया और स्फीयर अपना दाव लगाते लगाते ही नीचे पहुंच गया था। अब सीधे बैठिए, ये 5 लाइंस वही है जो जी रोटेशन के बारे में सच में पूछता है साल दर साल। एक टाउ इक्वल्स आई अल्फा और एल इक्वल्स आई ओमेगा फोर्स और मोमेंटम के रोटेशनल ट्विन्स हैं। रॉड डिस्क स्फीयर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठंडे दिमाग से याद रखिए। 2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेंटर ऑफ मास से दूर जाने पर md स्क्वायर्ड जोड़ता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ एक फ्लैट प्लानर लामिना के लिए काम करता है। 3 किसी इंक्लाइन पर रेस में सबसे छोटे आई ओवर एम आर स्क्वायर्ड रेशो वाली बॉडी हमेशा जीतती है, स्फीयर फिर डिस्क फिर रिंग। 4 एंगुलर मोमेंटम तब कंसर्व रहता है जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो, इवन अगर आई खुद बदल जाए, ठीक एक स्केटर की तरह जो अपने हाथ भीतर खींचती है। 5 रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में कॉन्टैक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन स्टैटिक होती है और वह पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर होता है, तो फ्रिक्शन 0 वर्क करती है, एनर्जी कंसर्व रहती है।
अब जी के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी, दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। पहला, असर्शन। एक सॉलिड स्फीयर रिंग से पहले इंक्लाइन के बॉटम तक पहुंचता है जब दोनों का मास और रेडियस एक जैसा हो और दोनों बिना फिसले लुढ़के। रीजन, स्फीयर का सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग से छोटा होता है। सैरे की तरह सोचिए, पहले हर स्टेटमेंट फिर कनेक्शन जांचिए। असर्शन ट्रू है? हाँ। रीजन ट्रू है? हाँ। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल, यही छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वजह है कि स्फीयर की ज्यादा एनर्जी ट्रांसलेशन में जाती है। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स, ऑप्शन ए। दूसरा, असर्शन। एक रॉड का अपने एंड से गुजरने वाले एक्सिस के इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर से गुजरने वाले पैरेलल एक्सिस के इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 4 गुना होता है। रीजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस से दूरी के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, लेकिन रुकिए, क्या रीजन असर्शन को पूरी तरह एक्सप्लेन करता है? पूरी तरह नहीं। ये 4 गुना वाला एग्जैक्ट फैक्टर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को रॉड की अपनी वैल्यूज के साथ जोड़ने से आता है, सिर्फ आर स्क्वायर डिपेंडेंस से नहीं। दोनों ट्रू, लेकिन रीजन पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन बी। यही वो ट्रैप है जिसमें डेविड हर बार फंसता है। तीसरा, असर्शन। एक घूमती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंसर्व रहता है। रीजन, एंगुलर मोमेंटम तभी कंसर्व रहता है जब बॉडी पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो। पहले रीजन जांचिए। ट्रू, एंगुलर मोमेंटम सिर्फ 0 नेट टॉर्क के तहत कंसर्व्ड रहता है। अब असर्शन, हमेशा कंसर्व रहना फॉल्स है, क्योंकि ज्यादातर रियल बॉडीज पर कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगता ही है, जैसे फ्रिक्शन या ग्रेविटी। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद बोलिए। फिन रॉड अपने सेंटर के इर्द गिर्द 1/12 ml स्क्वायर। डिस्क या सॉलिड सिलेंडर अपने सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द 1/2 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर अपने डायमीटर के इर्द गिर्द 2/5 mr स्क्वायर। और रिंग या हुप अपने सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द पूरा mr स्क्वायर हर बिट मास रिम पर। अगर चारों रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो टेबल अब आपकी होने लगी है। यह जी का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, एक सॉलिड स्फीयर बिना फिसले लुढ़कते हुए इंक्लाइन पर एक हॉलो स्फीयर से पहले बॉटम तक पहुंचता है जब दोनों का मास और रेडियस एक जैसा हो। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, किसी बॉडी का किसी दिए गए एक्सिस के इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मास, शेप और एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, भले ही उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाए। तो कितने सही हैं? 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। एक सॉलिड स्फीयर सच में एक हॉलो स्फीयर से छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखता है। जब मास और रेडियस एक जैसे हों तो वह तेजी से एक्सेलरेट करता है और जीतता है। और एंगुलर मोमेंटम सच में 0 नेट टॉर्क के तहत कांस्टेंट रहता है, इवन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद बदल रहा हो, ठीक एक स्केटर की तरह जो अपने हाथ भीतर खींचती है लेकिन दूसरा गिर जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मास और एक्सिस के इर्द गिर्द उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर। 2 सही और बीच वाला ट्रैप है। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की एक फिक्स प्रॉपर्टी है, मास की तरह, और कभी नहीं बदलती। लेकिन सच ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन के एक्सिस पर और मास उसके इर्द गिर्द कैसे फैला है उस पर डिपेंड करता है। वही रॉड अपने सेंटर के इर्द गिर्द अलग आए रखता है और अपने एंड के इर्द गिर्द अलग। मिथ 2, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में
फ्रिक्शन उतनी ही एनर्जी निकाल लेती है जितनी किनेटिक फ्रिक्शन हमेशा निकालती है। सच ये है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन स्टैटिक होती है और वह पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर होता है तो वह जीरो वर्क करती है। आइडियल रोलिंग में मैकेनिकल एनर्जी पूरी तरह कंजर्व रहती है। एक मिथ, एक पूरा जी सवाल। इसे वह सवाल मत बनने दीजिए जो आपको महंगा पड़े। अब खुद को परखने का समय, रैपिड फायर, और आज हर जवाब एक नंबर है। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वह जो आपने आज बनाया है। क्वेश्चन 1, एक सॉलिड स्फीयर, मास 2 किलोग्राम्स, रेडियस 0.5 मीटर्स, इसका डायमीटर के इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m/r², यानी 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2, 10 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क 2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर का अल्फा देता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क ओवर अल्फा 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3, 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक फ्लाईव्हील 5 रेडियंस पर सेकंड पर घूमता है। इसका एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन 4, एक सॉलिड सिलेंडर 30 डिग्री इंक्लाइन पर बिना फिसले लुढ़कता है, g बराबर 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। इसका लीनियर एक्सेलरेशन g sin थीटा ओवर 1 + 1/2, यानी 10 टाइम्स 0.5 ओवर 1.5, 3.33 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। और क्वेश्चन 5, सोचने वाला, एक स्केटर 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ 4 रेडियंस पर सेकंड पर घूमती है, फिर अपने हाथ भीतर खींचती है जब तक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर ना हो जाए। उसका नया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, तो 2 टाइम्स 4 ओवर 1, 8 रेडियंस पर सेकंड। अगर आपने वह पकड़ लिया तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। टॉर्क, tau equals I alpha, or angular momentum, L equals I omega, force or momentum के rotational twins हैं। Moment of inertia integral of r squared dm से आता है और एक्सिस पर डिपेंड करता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम md स्क्वायर्ड जोड़ता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ एक फ्लैट लामिना के लिए काम करता है। रोटेशनल किनेमैटिक्स लिनियर मोशन को इक्वेशन फॉर इक्वेशन कॉपी करती है, जहां थीटा, ओमेगा और अल्फा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जगह लेते हैं। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग v बराबर ओमेगा और लॉक करता है, और किनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन 1/2 mb स्क्वायर्ड और रोटेशन 1/2 I ओमेगा स्क्वायर्ड में बन जाती है। एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व रहता है जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो, इवन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद बदल रहा हो। और अगली क्लास हम ग्रेविटेशन में उड़ान भरेंगे। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी, और केप्लर के प्लैनेटरी मोशन के लॉस। यही रोटेशन कॉस्मोस से मिलती है, इसे मिस मत कीजिएगा। तो दोस्त, आज हमने रोटेशनल मोशन का हर हिस्सा समझ लिया। आज रात मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टेबल एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1 आइडिया एट अ टाइम। आप जी जरूर क्रैक करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अभी क्लास में।